हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सक्सेस पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज आप लोग देखने वाले हैं बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 जो है उसके सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। वो जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको डील होगा इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन डील होंगे वो सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में डेफिनेटली लड़ने ही वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और हो सके तो 2 से 3 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग का कंफर्म हो जाए। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, यहीं से ही पक्का है कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा जो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ताम्रपाषाण युगीन लोग जो हैं किस पर लिखते थे? किस पर लिखते थे? तो वो लोग जो है लिखना नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है कि आप लोगों का कि पूरा पाषाण युग के औजार बिहार में कहाँ मिले हैं? तो पूरा पाषाण युग के औजार जो हैं बिहार में छोटा नागपुर के पठार पर मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, पूरा पाषाण युग के औजार बिहार में कहाँ मिले हैं? तो छोटा नागपुर के पठार पर मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग किस प्रकार के पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे? तो पॉलिशदार पत्थरों के। नवपाषाण युग के लोग जो हैं किस प्रकार के पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे? तो पॉलिशदार पत्थरों के, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। पूरा पाषाण युग के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। पूरा पाषाण युग के लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से संबंधित है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से संबंधित है। होमो इरेक्टस मानव किस काल से संबंध रखता है? तो होमो इरेक्टस मानव जो है पूरा पाषाण काल से संबंध रखता है। होमो इरेक्टस मानव जो है पूरा पाषाण काल से संबंध रखता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, हरिसेन। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका निम्न में से किस सदी की है? प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका प्रथम सदी की है, ठीक है। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो संगम साहित्य। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत प्रमुख है? तो संगम साहित्य, ठीक है। जात कर्म, उपनयन, श्राद्ध कर्म, जात कर्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि अनुष्ठानों का विधि विधान निम्न में से किस में है? गृह सूत्र में। जात कर्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि अनुष्ठानों का विधि विधान निम्न में से किस में है? तो गृह सूत्र में। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो अभिलेख। पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? राजा भोज का। ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? राजा भोज का।
हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल का। हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल का। नासिक अभिलेख में निम्न में से किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? गौतम बलश्री का। नासिक अभिलेख में निम्न में से किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? गौतम बलश्री का। महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अभिलेखों से ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था? पेरिप्लस और बेहिस्तुन। निम्न में से किस अभिलेखों से ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था? तो पेरिप्लस और बेहिस्तुन ने। एहोल अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? पुलकेशियन द्वितीय का। एहोल अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? पुलकेशियन द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बन 14 का आधा जीवन कितने वर्ष का होता है? 5568। कार्बन 14 का आधा जीवन कितने वर्षों का होता है? 5568। भौतिक अवशेषों के काल निर्धारण में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन विधि का। भौतिक अवशेषों के काल निर्धारण में निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन विधि का। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन निम्न में से कब आरंभ हुआ था? 7000 से 6000 ईसा पूर्व। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन निम्न में से कब आरंभ हुआ था? 7000 से 6000 ईसा पूर्व। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा का। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा का। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व। प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? पुरातत्व। पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में से निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? अभिलेख। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिसेम्प ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिसेम्प ने। वैदिक काल के बाद राजाओं और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? स्रोत सूत्र में। वैदिक काल के बाद राजाओं और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? स्रोत सूत्र में। हड़प्पा के किस स्थान से एक तुला पाया गया है? लोथल से। हड़प्पा के किस स्थान से एक तुला पाया गया है? लोथल से। सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? खेती करना। सिंधु सभ्यता का आर्थिक आधार क्या था? खेती करना। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। एक नर कनवंध का प्रस्तर मूर्ति निम्न में से कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। एक नर कनवंध का प्रस्तर मूर्ति निम्न में से कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? आद्य इतिहास के। भारत के संदर्भ में आदि इतिहास के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? 5000 से 1600 ईसा पूर्व तक। भारत के संदर्भ में आदि इतिहास के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? तो 5000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। बलूचिस्तान की बस्तियां निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? गेहूं जौ पर आधारित कृषि। बलूचिस्तान की बस्तियां जो है निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो गेहूं जौ पर आधारित कृषि का। मेहरगढ़ निम्न में से कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ निम्न में से कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। किली गुल मोहम्मद नामक स्थल कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। किली गुल मोहम्मद नामक स्थल कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। छग्गर नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? राजस्थान। छग्गर नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? घोड़ा। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण गुण संधि सिंधु सभ्यता का था? नगर योजना। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण गुण सिंधु सभ्यता का था? नगर योजना का। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा लोगों द्वारा समुद्री व्यापार का साक्ष्य उपस्थित करता है? लोथल। निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा लोगों द्वारा समुद्री व्यापार का साक्ष्य उपस्थित करता है? लोथल। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन की कौन सी सामग्री प्रधान थी? गेहूं जौ। सिंधु घाटी के लोगों के भोजन की कौन सी सामग्री प्रधान थी? गेहूं और जौ। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों की जानकारी में नहीं थी? लोहा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सिंधु घाटी के लोगों की जानकारी में नहीं थी? लोहा। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मोहर से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से।
नेक्स्ट नेक्स्ट है भोगवा नदी किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। भोगवा नदी किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? ऋग्वेद में। वैदिक परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? जनजातीय समाज की इकाई पृथ्वी प्रधान परिवार था। पुत्र के जन्म का स्वागत किया जाता था। पारिवारिक इकाई बहुत बड़ी थी। यानी कि इनमें से सभी जो कथन है सही है। वैदिक परिवार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही कथन जो है सही है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी। निम्न में से कौन स्पष्ट करता है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी। निम्न में से कौन स्पष्ट करता है कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त। ठीक है। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है। जनपद उसी वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है? एक बार भी नहीं। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है। जनपद उसी वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है? एक बार भी नहीं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इनमें से किस देवता को समर्पित है? सावित्री। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। भरत शब्द जिस पर भारतवर्ष का नाम रखा गया है उसमें किस में सर्वप्रथम देखा जाता है? ऋग्वेद में। भरत शब्द जिस पर भारतवर्ष का नाम रखा गया है किस में सर्वप्रथम देखा जाता है? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ था? सिंधु और उसके प्रधान नदियों की सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ था? तो सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों की भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिमी सीमा तक। आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। जिस काल में मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य था निम्न में से क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मानव जीवन अपेक्षाकृत सभ्य था निम्न में से क्या कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल। इतिहासकार प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इतिहासकार प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ किया था? 30 लाख वर्ष पूर्व। मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ किया था? 30 लाख वर्ष पूर्व पहले। नेक्स्ट है भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न संस्कृति का अध्ययन करते हैं 5000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। भारत में पूर्व ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न संस्कृति का अध्ययन करते हैं 5000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक। वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्ववेदा की भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। वातावरण की जिन वस्तुओं को मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष रूप में ढाल लेता है उन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्ववेदा की भाषा में संस्कृति कहते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? गणासा और खंडक, खुरचनी, वेदनी और तक्षणी, हस्त कुठार और बिदारणी यानी कि उपयुक्त सभी को शामिल करते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? तो इन सभी को शामिल करते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य काल को। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल करते हैं? 1000 से 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत के काल को। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत निम्न में से किस काल को शामिल करते हैं? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को। गेरुवर्णी मृतभांड। गेरुवर्णी मृतभांड ओसीपी तिथिक्रम की दृष्टि से निम्न में से किसके समकालीन मान सकते हैं? ऋग्वैदिक। गेरुवर्णी मृतभांड तिथिक्रम की दृष्टि से निम्न में से किसके समकालीन मान सकते हैं? ऋग्वैदिक के समकालीन। ऋग्वेदीय सभ्यता निम्न में से कहाँ केंद्रित था? गंगा यमुना दोआब में। ऋग्वेदीय सभ्यता निम्न में से कहाँ केंद्रित था? गंगा यमुना दोआब में। जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। हॉल रचित सप्त शतक कौन सी भाषा में है? हॉल रचित सप्त शतक कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। शतमान निम्न में से किस प्रकार का सिक्का था? चांदी का सिक्का। शतमान निम्न में से किस प्रकार का सिक्का था? चांदी का सिक्का। प्राचीन कालीन शतमान को सबसे बड़ा सिक्का निम्न में से कितना ग्रस का था? 180 ग्रस का। प्राचीन कालीन शतमान को सबसे बड़ा सिक्का निम्न में से कितने ग्रस का था? 180 ग्रस का। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? कालाशोक के शासनकाल के अंतर्गत की गई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान के हकमनी वंश के राजा ने। भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान के हकमनी वंश के राजा ने। मगध साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे?
उपरोक्त सभी। मुगल साम्राज्य की सफलता के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, यानी समृद्ध लौह खनिज के भंडार, उपजाऊ मैदान, हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, उपरोक्त सभी थे। ठीक है। बौद्ध साहित्य में निम्न में से कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16। बौद्ध साहित्य में निम्न में से कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद का। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी। निम्न में से कौन 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और नात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे, तो चांद था। निम्न में से कौन 8 राज्यों का एक संघ था, तो चांद था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और नात्रिक विशेष महत्वपूर्ण थे। वज्जी गणतंत्र संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। वज्जी गणतंत्र संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। अस्मक राज्य किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित था, अस्मक राज्य किस नदी के तट पर स्थित था, तो गोदावरी नदी के तट पर। अस्मक राज्य किस नदी के तट पर स्थित था, तो गोदावरी नदी के तट पर। गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। इतरे ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि के शासक क्या कहलाते थे, सम्राट। इतरे ब्राह्मण के अनुसार मगध, कलिंग, बंग आदि के शासक सम्राट कहलाते थे। पश्चिम में सौराष्ट्र, कच्छ और सवीर के शासक को क्या कहा जाता था, स्वात कहा जाता था। पश्चिम में सौराष्ट्र, कच्छ और सवीर के शासक को स्वात कहा जाता था। मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात शासक निम्न में से कौन था, बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का प्रथम ज्ञात शासक बिंबिसार था। नेक्स्ट है, मगध का प्रथम राजवंश निम्न में से किससे आरंभ होता है, हर्यक से। मगध का प्रथम राजवंश निम्न में से किससे आरंभ होता है, हर्यक वंश से। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था, अलार और उद्र का रामपुत था। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था, अलार और उद्र का रामपुत था। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना नहीं मानी जाती है, विवाह और पुत्र जन्म। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना नहीं मानी जाती है, विवाह और पुत्र जन्म। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार होने के कारण कौन महत्वपूर्ण कारण था, तो लोगों की भाषा में साधारण उपदेश, राजाओं का संरक्षण, व्यापारी वर्ग का समर्थन, यानी कि ये सभी जो है महत्वपूर्ण कारण थे। भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार होने का कौन महत्वपूर्ण कारण था, तो इनमें से सभी जो है महत्वपूर्ण कारण थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मक्खली गोसाल था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, मक्खली गोसाल था। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था, महाकच्छायन था। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था, महाकच्छायन था। बौद्ध धर्म के महासंधिका संघ के संस्थापक कौन थे, महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म में महासंघिका संघ के संस्थापक कौन थे, महाकश्यप थे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर थे। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में महावीर द्वारा निम्न में से किसे जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में महावीर के द्वारा निम्न में से किसे जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य को। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने की थी, बसव ने की थी। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने की थी, बसव ने की थी। 3वीं शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। 3वीं शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, साल वृक्ष के नीचे। महावीर ने किस पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, भगवतों के मुख्य देवता कौन थे, भगवतों के मुख्य देवता कौन थे, नारायण विष्णु थे। भगवतों के मुख्य देवता कौन थे, नारायण विष्णु थे। निम्नलिखित में से किसमें भागवत वाद संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं, महाकाव्य, पुराण, उपनिषद, इनमें सभी में। निम्नलिखित में से किसमें भागवत संप्रदाय के अंश पाए जाते हैं, इनमें सभी में। अलवर किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को। अलवर किस धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को। महायान को निम्न में से किसमें विश्वास था, तो बुद्ध के देवत्व और मूर्ति पूजा में, कठिन धार्मिक अनुष्ठान में, बौद्धि सत्वता और उनकी पूजा में, अनुपयुक्त सभी में। महायान को इनमें सभी में विश्वास था। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। शून्यवाद की स्थापना किसने की थी, नागार्जुन ने। शून्यवाद की स्थापना किसने की थी, नागार्जुन ने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण अच्छा नमूना था, स्तंभ। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना था, स्तंभ। निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है, बैल। निम्न में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ में नहीं सजाया गया है, बैल। मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण इनमें से क्या थे, उपयुक्त सभी थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण इनमें से दुर्बल उत्तराधिकारी, केंद्रीकृत व्यवस्था, आर्थिक संकट, इनमें सभी थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस भाग में बिताया, श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम वर्ष जो है दक्षिण भारत के किस भाग में बिताया, श्रवण बेलगोला में।
चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु कौन था? चाणक्य था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया था? बैक्ट्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त को नहीं दिया गया था? बैक्ट्रिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में गिरनार के निकट सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में गिरनार के निकट सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त ने। अशोक के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? शिलालेख। अशोक के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं, अमित्र घाट के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? बिंदुसार। अमित्र घाट के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था? बिंदुसार। अशोक के स्तंभ पर मयूर का चिन्ह बना है जो मौर्य और मौर्य जनपद में संबंध स्थापित करता है? लौरिया नंदनगढ़। अशोक के स्तंभ पर मयूर का चित्र बना है जो मौर्य और मौर्य जनपद में संबंध स्थापित करता है? लौरिया नंदनगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार। निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार। निम्न में से कौन सा स्रोत इस बात की जानकारी देता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था? इंडिका। निम्न में से कौन सा स्रोत इस बात की जानकारी देता है कि भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था? इंडिका। निम्न अधिकारियों के कार्यों के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? समाहर्ता, मुख्य न्यायाधीश। निम्न अधिकारियों के कार्यों के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? तो समाहर्ता, मुख्य न्यायाधीश, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का माना जाता था? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का आदर्श सिक्का माना जाता था? तो पण। निम्नलिखित में से किस प्रकार की राजस्व मौर्य काल में नगद ली जाती थी? हिरण्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार की राजस्व मौर्य काल में नगद ली जाती थी? हिरण्य। श्रीनगर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? अशोक ने। श्रीनगर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? अशोक ने। क्षमा का प्रतिपादक निम्न में से कौन सा शासक था? अशोक था। क्षमा का प्रतिपादक निम्न में से कौन सा शासक था? अशोक था। अंतिम मौर्य सम्राट को अपदस्थ कर किसने शुंग वंशीय शासन की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट को अपदस्थ कर किसने शुंग वंशीय शासन की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। वेशनगर का स्तंभ और विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस कला के सुंदर नमूने हैं? शुंग कला के। वेशनगर का स्तंभ और विदिशा का गरुड़ स्तंभ किस कला के सुंदर नमूने हैं? शुंग कला के। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो ब्राह्मण था। पुष्यमित्र किस मौर्य शासक को मारकर शासक बना था? बृहद्रथ को। पुष्यमित्र किस मौर्य शासक को मारकर शासक बना था? बृहद्रथ को। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र ने शासन किया था 36 वर्ष तक। पुष्यमित्र ने शासन किया था 36 वर्ष तक। पुराणों के अनुसार शुंग ने शासन किया था 112 वर्ष तक। पुराणों के अनुसार शुंग ने शासन किया था 112 वर्षों तक। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदमन था। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदमन था। यूनानी लेखकों हेरोडोटस, एशियन तथा स्ट्राबो के अनुसार पश्चिम एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन था? साइरस था। यूनानी लेखकों हेरोडोटस, एशियन और स्ट्राबो के अनुसार पश्चिम एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन था? साइरस था। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिली है? ईरानियों से। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी निम्नलिखित में से किससे मिली है? ईरानियों से। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्न में से किनके बीच संघर्ष हुआ है? यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्न में से किनके बीच संघर्ष हुआ है? यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ है। निम्नलिखित में से किसने एशिया माइनर, इराक और ईरान को जीत लिया है? सिकंदर ने। निम्नलिखित में से किसने एशिया माइनर यानी तुर्की, ईरान और इराक को जीत लिया है? सिकंदर ने। इतिहास का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता निम्न में से किससे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया था? पोरस ने किया था। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया था? पोरस ने किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर आक्रमण के समय मगध पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? नंद वंश का। सिकंदर आक्रमण के समय मगध पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो नंद वंश का। सिकंदर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? कितने समय तक रहा था? 19 माह तक। सिकंदर भारत में लगभग कितने समय तक रहा था? 19 माह तक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का एंड होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ही लड़ने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से 3 बार देख लें, ताकि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन जो है डिटेल में समझ में आ जाए
और थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा सा इधर से अनबैलेंस लगा हो तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के जितने क्वेश्चन आप लोग करा दिया गया है वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिए और हो सके तो जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। एक बार अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।